हम बात करते हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास अलग अलग तरह के मोशंस होते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन है हमारे पास, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन है तो उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन की क्या पहचान होती है कि सर्कुलर मोशन अगर कोई होगा तो वो एक फिक्स पॉइंट यानी कोई एक सेंटर मान लिया और उसके अबाउट कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा, उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। यानी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सबका बराबर है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं, फैन इज नॉट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज रोटेशनल। तो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो ऐसे रोटेट कर रहा है किसी एक सेंटर के अबाउट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। समझ आया? जैसे अर्थ भी कई हद तक सन की चारों तरफ एक सर्कुलर मोशन करती है, ठीक है। हाँ, वो अपने एक्सिस पर भी घूमती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप का मोशन आता है, दैट इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन होता है किसी एक एक्सिस के अबाउट घूमना। एक तो होता है किसी एक पॉइंट के चारों तरफ घूमना, एक होता है किसी एक एक्सिस के अबाउट घूमना। एक्सिस के अबाउट का मतलब क्या होगा बेटा, ध्यान समझना। एक्सिस के अबाउट मतलब सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई एक एक्सिस है, ठीक है। मान लेते हैं ये ग्लास है हमारे पास, या कोई भी एक सब्सटेंस है, ये एक एक्सिस हो गया इसका, ये यहीं ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। जैसे फैन है, फैन को आपने ऐसे ले लिया, फैन के 3 ब्लेड्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये 3 ब्लेड्स हैं फैन के, ठीक है, और इसका एक एक्सिस हो गया ये। फैन उस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, उसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज रोटेशनल मोशन, ठीक है। या फिर कार का जो व्हील होता है, कार का जो व्हील है, व्हील अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, तो व्हील ऑफ अ कार विल बी कंसिडर्ड टू बी एज इन रोटेशनल मोशन। समझ आया? उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टाइप का जो मोशन होता है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसा होता है वो? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज 2 डायमेंशनल मोशन, यानी 2 डायमेंशन में मूव करेगा। अब 2 डायमेंशनल मोशन कैसा होता है बेटा? मान लेते हैं हमारे पास ये एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ऊपर को ये वाई एक्सिस है, ऊपर को ये वाई एक्सिस है। अब ध्यान से समझना, अगर मैंने खाली एक्स एक्सिस में किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव करा तो वो इस ऐसे मूव करेगा, ऐसे चलेगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। और अगर मैंने वाई में मूव किया तो वो सिर्फ ऊपर उठेगा। लेकिन सपोज कीजिए, कंसीडर कीजिए कि हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है। वो प्लेन क्या कर रहा है, वो ऊपर को टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? टेक ऑफ कर रहा है, ओके। तो जब वो टेक ऑफ करेगा ऊपर को ऐसे जाएगा, तो किस किस मोशन में जाएगा? उसकी डायरेक्शन यहाँ से आप देखोगे कि वो यहाँ से आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी जा रहा है, और यहाँ था तो वो ऊपर को भी उठ रहा है। तो जब 2 मोशन का कॉम्बिनेशन हो, एक सीधा भी जाए और ऊपर भी जाए, तो उसका रिजल्टेंट मोशन जो होता है वो प्लेन के टेक ऑफ की तरह या प्लेन जब लैंड करता है उसकी तरह होता है, एंड दैट वुड बी कंसिडर्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। या आपने कोई पत्थर को फेंका ऊपर को, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा एक प्रोजेक्टाइल मोशन। बिल्कुल सीधा नहीं फेंकना, किसी एक एंगल पे फेंकोगे, ठीक है, तो उस एंगल पर हम लोग बोलेंगे वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर किया जाएगा। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि प्लेन जो है वो यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो आप देखोगे कि ये प्लेन जो है वो थोड़ी देर बाद आगे पहुँच गया। तो इस तरह से ये आगे भी बढ़ा और ये यहाँ से ऊपर भी उठा और ये आगे भी बढ़ा। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल। समझ आया? दैट विल बी कंसिडर्ड एज 2 डायमेंशनल मोशन। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 डायमेंशनल मोशन, एग्जाम्पल लैंडिंग ऑफ प्लेन, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद आगे मैं अगर एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हारा, तो आगे हमारे पास है ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन होता है दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन भी हम लोग इसको बोलते हैं। इस मोशन में क्या होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो अपने मेन पोजीशन, जो उसका मेन पोजीशन है, मान लेते हैं ये, उसके अबाउट आगे जाता है, फिर वापस मेन पोजीशन पर आता है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, फिर मेन पोजीशन पर आएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा। हाँ, इसमें और सर्कुलर मोशन में क्या फ़र्क है? इसमें और सर्कुलर मोशन में फ़र्क है कि सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट अपने पाथ को रिपीट नहीं करता, ऐसे गया वापस ऐसे आ गया, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसे जाएगा फिर वापस अपने पाथ को रिपीट करेगा, एंड दिस प्रोसेस रिमेन कंटिन्यू, ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा। समझ आया? तो टू एंड फ्रो भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्या बोल सकते हैं? क्या? हाँ, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो भी बोल सकते हो, ठीक है।
दैट विल बी कंसिडर्ड जैसे वाइब्रेटरी मोशंस होते हैं। आपने एक स्केल को दबाया और उसके बाद आपने स्केल को एक हैंड से दबा करके ऐसे ऐसे दबा दीजिए, तो वो ऐसे बार बार ऐसे ऐसे हिलेगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। हमारे गले के अंदर जो हम लोग आवाज़ कर रहे होते हैं, हमारी जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, हवा पड़ने पर वो वाइब्रेट करती है, अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करती है। आपने देखा हो गिटार के अंदर जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको हम लोग ऐसे हिलाते हैं तो उससे वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो टू एंड फ्रो मोशन करने से वाइब्रेशन क्रिएट होती है और वाइब्रेशन क्रिएट होने से साउंड प्रोड्यूस होती है। समझ आया? तो यहाँ पर जो ऑस्किलेटरी मोशन है वो अलग अलग तरह की जो ऑब्जेक्ट करते हैं, जैसे स्ट्रिंग ऑफ द गिटार, ठीक है, योर वोकल कॉर्ड्स, अलग अलग तरह। पेंडुलम ले लिया आपने, पेंडुलम को लटकाया तो पेंडुलम जो होता है क्लॉक के अंदर वो भी टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो अलग अलग चीज़ें हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन को करती हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे, एक टॉपिक होता है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होता है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ जहाँ तक मैं समझा रहा हूँ ना, उसको अगले दिन कॉपी में देखूंगा, तो इसलिए ध्यान से एकदम बढ़िया करके समझना। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ बेटा, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो जितना पाथ ट्रेवल करेगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि आप यहाँ से, मान ले आप ऐसे गए, फिर 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 ऐसे, यहाँ तक आ गए। मान लेते ये 40 मीटर था, ये 20 मीटर था, फिर ये 40 मीटर था, फिर ये 40 मीटर 20 मीटर था, फिर ये 40 मीटर था, फिर ये 40 था, फिर ये 50 था या 100 था, ठीक है, उसके बाद ये 40, उसके बाद ये 50। तो डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड होगा दैट वुड बी सम ऑफ ऑल दीज, 40, 20, 50, ये सबको ऐड करना पड़ेगा। दैट वुड बी कंसिडर्ड एज डिस्टेंस। तो ब्लैक में क्या है? ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट होता है, हाँ एक बार और समझाओ, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है कि जो एक्चुअल पाथ है, यहाँ से किसी एक ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया, 40 मीटर चला, फिर 20 मीटर, 60, फिर 40, 100, फिर 20, 120, फिर 40, 160, फिर 40, 220। तो इस तरह से करते करते मतलब अलग तरीके से वो यहाँ पर पहुँचे। तो सारे को ऐड कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। अगर मैं इसी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट बोलूँ तो ये ए है और ये बी फाइनल पोजीशन है, तो दिस डिस्टेंस विल बी कंसिडर्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग बोलेंगे ये है डिस्प्लेसमेंट। भाई चला कहाँ से और रुका कहाँ पर, उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो यही होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप, मान लेते हैं आपने ऐसे एक सर्कुलर पाथ में, ऐसे आपने एक सर्कुलर पाथ में ऐसे सर्कल में आपने लगाया, ठीक है। तो आपने ऐसे यहाँ से आपने शुरू किया, एक राउंड कंप्लीट किया, तो आपका डिस्टेंस कितना माना जाएगा? जितना आपने चला। उसके बाद वापस आप एक और राउंड कंप्लीट किया, तो 2 बार आप इसके राउंड मानेंगे, 2 सर्कल के बराबर जो डिस्टेंस चलेंगे। फिर 3 बार चला तो 3, ठीक है। फिर एक बार आधा चला तो आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो आपने 3 तो कंप्लीट राउंड किए, कितने किए? 3 कंप्लीट राउंड और एक आधा राउंड किया, 3 कंप्लीट और एक आधा राउंड, तो आपने 3.5 राउंड कंप्लीट किए। तो अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एक बार जो सर्कल का पेरीमीटर होता है वो होता है 2πr। क्या होता है सर्कल का पेरीमीटर? 2πr, जो भी इसका रेडियस होगा। अब इसने 3 बार ऐसे कंप्लीट राउंड किए, तो इंटू 3 करेंगे आप। हाँ, तो कितना हुआ? 2πr। ये तो सर्कल का क्या हुआ बेटा? ये सर्कल का क्या हुआ? एक राउंड का डिस्टेंस होता है 2πr। दूसरे राउंड का फिर एक और 2πr ऐड कर दो, फिर एक और 2πr ऐड कर दो। इस तरह से आपने कितने 2πr ऐड करेंगे? 3। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 6πr। तो 6πr तो 3 कंप्लीट राउंड का हो गया, और एक का होता है 2πr, तो आधे का कितना होगा? 1πr। तो इसमें प्लस πr करोगे तो टोटल मिला कितना हो गया? 7πr। तो आपने कुल मिला करके जब आप 3.5, मैं नहीं, अभी सुन लो पहले मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने
वैल्यू को कैलकुलेट करना है, सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, अगर आपको इसका 3 कंप्लीट राउंड और आधे राउंड का आपको डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको एक राउंड का सर्कल कितना लेता है 2 पाई आर लेता है, उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 पाई आर, और आधे राउंड का कितना होगा पाई आर, मिलकर कितना हुआ 7 पाई आर। ये तो हो गया डिस्टेंस। अगर लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे ध्यान से समझना, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस। ए से वो यहाँ पे गया, एक राउंड लिया, फिर 2, फिर 3 और फिर फाइनली बी पर आकर रुक गया। तो डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट वुड बी दिस विल बी कंसिडर्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी इसका जो डायमीटर होगा यानी 2r, रेडियस का डबल, दैट वुड बी कंसिडर। अगर रेडियस 7 दे रखा था तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 40। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट 40। बता तो एस कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें 40। क्यों होगा, इसलिए यहाँ से शॉर्टकट है डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। यहाँ से गया और वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। शॉर्टकट वापस गया फिर अपनी जगह पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। वापस गया फिर अपनी जगह पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। अगर आपको कैसे पता है 40 में बेटा डबल होता है ना रेडियस, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है तो उसका डबल कितना होगा 7 और होगा 40। सर अगर हम प्लेन लाइन पे किस पे, एक यहाँ से शुरू होती है, एक यहाँ पे खत्म है, हाँ तब भी तो सेम रहेगा। हाँ, उस कंडीशन पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम हो सकता है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट सीधा जाए, ए से जाए और बी पे रुक जाए, तो यही डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है। बीच में कहीं रुक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की सेम है तो देखो क्या माना जाएगा, इक्वल माना जाएगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। लेकिन अगर मैंने बोला कोई एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया और मान लेते ये 400 मीटर है ए से बी, ठीक है 400 मीटर, और वापस से 150 मीटर पीछे आ गया, 150 मीटर पीछे आ गया और वो सी पर आकर के फाइनली रुक गया, तो बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने 550। पहले 400 गया वो प्लस 150 आया, कितना हुआ बेटा 550। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तैयब, कितना 250। कैसे, यहाँ से गया और यहाँ वो रुका है, फाइनल देखो इनिशियल में वो यहाँ गया है और रुका कहाँ है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो वो होगा तुम्हारा, मतलब यहाँ से यहाँ रुका है वो, तो ये जो पॉइंट था वो सी था, तो उसकी फाइनल पोजीशन इनिशियल ये थी, फाइनल यहाँ पे आकर रुका है। तो इसलिए उसका जो डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा वो कितना माना जाएगा भाई, 400 में से 150 घटा दो, 450 माइनस 150 यू विल गेट 250। समझ आया, इस तरह से ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का केस है। समझ आया, कोई डाउट इसमें, नो। चले आगे, तो फटाफट से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो वेट करते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। सो चलिए सॉल्व कीजिए ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड इन ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 400। सर इजी है, सर निकालिए। व्हाट विल द डिस्टेंस कवर्ड एट द एंड, कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कीजिए। तो चलिए बेटा इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे हुआ ये क्वेश्चन। चलो देखो देखो बेटा ध्यान से समझना, मैंने बोला कि 40 सेकंड में कोई एक इंसान पूरा एक कंप्लीट राउंड करता है, यहाँ से चला तो वापस यहीं पर आ गया ए पोजीशन से, यानी ए पोजीशन से कोई एक ऑब्जेक्ट चलता है और वापस से ए पोजीशन पर ही आ जाता है, कितनी देर में 40 सेकंड में। तो मान लेते हैं जो क्या निकालना है हम लोग को, नंबर ऑफ राउंड निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे कि 40 सेकंड, जो जब हम लोग को जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम लोग किस तरफ लिखते हैं, राइट हैंड साइड पर। तो हम लोग टाइम लिखेंगे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर और राउंड लिखेंगे इस तरफ। तो 40 सेकंड में कितने राउंड, 1 राउंड। तो 1 सेकंड में कितने राउंड होंगे, 1/40। तो 140 सेकंड में कितने होंगे, 1/40 इंटू 140। 1 0 से 1 0 जाएगा 120 था बेटा, 120 नहीं, 2 मिनट 20 सेकंड है ना, 2 मिनट
और 20 सेकंड था बेटा, 2 मिनट में 120 प्लस 120 के हिसाब से करा सर, सॉरी। ठीक है, तो कितना होगा? 3.5 है। तो अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि 14/4 व्हेन यू डिवाइडेड हाउ मच यू विल गेट, कितना आएगा बेटा? 7/2, दैट विल बी इक्वल टू 3.5 राउंड। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर 3.5 राउंड्स कंप्लीट करा, हाँ अभी एक मिनट पहले समझ लो। तो मैंने बोला कि अगर 3.5 राउंड्स पूरा कंप्लीट किया, कितना बेटा ध्यान समझो, पहला एक राउंड कंप्लीट किया तो पहला एक राउंड ए कंप्लीट हो गया, वापस ए पाया, फिर दोबारा से एक बार आया, फिर दोबारा एक बार आया, मतलब 3 टाइम आया। तो हम बोलेंगे कि डिस्टेंस कितना होगा उसके लिए। तो अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू नंबर ऑफ राउंड्स। तो 2 पाई आर क्या है बेटा यहाँ पे? 2 पाई आर इज दी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब ये जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है बेटा? आर उसमें कितना दे रखा था? 100। डायमीटर 100 था ना, रेडियस 100 था, सॉरी डायमीटर 200 था। तो अगर डायमीटर 200 था तो रेडियस कितना होगा बोलो? 100 मीटर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 100, 2 पाई, और नंबर ऑफ राउंड्स कितने थे? 7/2 या 3.5 भी आप उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से 1 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 22 इंटू 100, यू विल गेट 2200 मीटर। ये क्या आया बेटा? ये क्या आया बेटा? ये आया डिस्टेंस। फिर से समझो कैसे आया। डिस्टेंस का जो एक सर्कल में अगर कोई एक इंसान चलता है तो उसकी बाउंड्री की जो लेंथ होती है, जो उसकी बाउंड्री की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 2 पाई आर। यानी अगर कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी जो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 2 पाई आर। तो एक बार अगर आप वापस पूरा कंप्लीट करके यहाँ पर आ जाओगे तो 2 पाई आर। मान लेते हैं आपने 3 कंप्लीट राउंड लिए, तो आप कितना डिस्टेंस करेंगे? 2 पाई आर इंटू 3, 4 करते तो 2 पाई आर इंटू 4। अगर आपने 3.5 राउंड्स कंप्लीट किए तो कितना होगा? 2 पाई आर इंटू 3.5 या 7/2। तो 2 पाई आर 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। अगर डायमीटर 200 दे रखा है तो रेडियस कितना होगा? 100 होगा। तो आपने 100 रखा इंटू नंबर ऑफ राउंड कितने? 7/2। इस 7 से ये 7 कट हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा, आपके पास 22 इंटू 100 बचेगा, तो 220। ये आपका क्या है? डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक बार समझ लो, फिर मैं इसको दोबारा से अगर समझना होगा तो समझ लेना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक बार आया, वापस ए पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, फिर वापस गया, फिर वापस वहीं आ गया, फिर 0, फिर गया, फिर वापस आ गया। तो 3 कंप्लीट राउंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, क्योंकि 3 कंप्लीट राउंड में वो एक बार आता है, फिर अपनी पोजीशन पर फिर जाता है, फिर अपनी पोजीशन पर फिर जाता है, फिर अपनी पोजीशन पर। तो फॉर द 3 कंप्लीट राउंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। और आधे राउंड के लिए जो एक्स्ट्रा आधा 0.5 राउंड है, तो 0.5 राउंड में क्या होगा? वो यहाँ से चलेगा और कहाँ पर आ जाएगा? अपनी इस पोजीशन बी पर आ जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो ये नहीं होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बेटा जी? बोलो। ए टू बी का सीधा डिस्टेंस। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। समझ आया? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कल या सर्कुलर ट्रैक। तो कितना है डायमीटर? 200। तो आप 200 लिख देंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर 3 कंप्लीट राउंड डिस्प्लेसमेंट is 0 and for the next half round it would be कितना होगा बेटा बोलो? सर बस डिस्प्लेसमेंट की स्टेटमेंट लिख दी है आपने, ये सब of circle that is equals to 200 मीटर। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट इसमें? चलो कॉपी करो फटाफट से बेटा। अब इसी में ही है यहाँ पर कि सपोज कीजिए कि अगर मैंने इसी फिगर, मतलब इसी चीज़ को, ठीक है, ये जो मेरे पास था सब कुछ सेम है, और अब की बार मैंने क्या किया है? साइड मैंने मान ली है कि साइड जो है वो इसकी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15
15 सेंटीमीटर या 15 मीटर मान लेते हैं, सेंटीमीटर तो बहुत छोटी हो जाएगी, 15 मीटर है, ठीक है। और एक राउंड को एक पर्सन यहाँ से चलना शुरू करता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे, और वापस अपने उस पर आ जाता है। और टाइम टेकन टू कंप्लीट राउंड इज, फिर से वही है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड कितना बेटा, 40 सेकेंड ही मान लेते हैं हम लोग। तो बताइए कितना डिस्टेंस बताइए, एंड डिस्प्लेसमेंट बताइए, इन 2 minutes and 40 seconds and 20 seconds, 2 minutes and 20 seconds में बताइए कितना होगा, बताइए जल्दी से फटाफट से। तो अभी आपने देखा, तो अब 1 मिनट साइलेंस बेटा। अभी आपने देखा कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में भी किया था, पीछे वही सेम नंबर ऑफ राउंड्स आएंगे, शेप बदलने से राउंड कम नहीं होंगे, राउंड उतने ही रहेंगे। तो मान लेते हैं हम लोगों ने कि 40 सेकेंड में, क्योंकि हमें राउंड निकालने हैं, तो हम लोग को 40 सेकेंड में एक राउंड, तो 1 सेकेंड में 1/40 राउंड्स, तो आपको 140 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने सेकेंड्स होंगे, 140 सेकेंड। तो आप कितना हो जाएगा, 140 डिवाइडेड इंटू कितना होगा, 1/40 इंटू 140, कट करोगे कितना आएगा बेटा इसको, 7/2, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, फिर 7 कट करोगे तो यू विल गेट 7/2 इज इक्वल टू 3.5 राउंड, या 7/2 राउंड ही रहने, ठीक है, जैसा आपका दिल चाहे वैसा करिएगा। तो ये आपके नंबर ऑफ राउंड्स आ गए। अब खुद सोचिए कि जब एक कंप्लीट राउंड होगा तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, एक पेरीमीटर ऑफ द सर्कल स्क्वायर के बराबर। तो हम लिखेंगे कि डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ राउंड्स। तो बेटा कितना होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इक्वल टू 4 इंटू साइड इंटू नंबर ऑफ राउंड कितने, 7/2, कितना होता है 7/2। तो 4 इंटू 15 इंटू 7/2 कट करोगे से कितना आएगा, 230, वी विल गेट 210 मीटर। कितना आया, 210 मीटर। तो 200 अभी बताते हैं। तो ये तो बेटा आया आपका क्या, डिस्टेंस। अब सोचिए कि सपोज कीजिए ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कोई एक इंसान 3 राउंड में ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, वापस यही आ गया 0 डिस्प्लेसमेंट, फिर से ऐसे गया, फिर से यहाँ गया, फिर से ऐसे गया, फिर से ऐसे आया, फिर से 0। और आखिरी वाले में क्या होगा कि वो यहाँ से जाएगा आधे राउंड के लिए, और वो यहाँ जा करके रुक जाएगा, दिस इज द हाफ राउंड। अगर वो ए से चलाया तो उसकी फाइनल पोजीशन बी होगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बोलो, 30 नहीं होगा, ऐसे 15 नहीं करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये सीधा। और दिस इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। क्या होगा बेटा, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, ऑफ स्क्वायर। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी वही स्टेटमेंट लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फॉर 3 कंप्लीट राउंड, फॉर 3 कंप्लीट राउंड कितना होगा बोलो, 0 फॉर 3 कंप्लीट राउंड विल बी 0 एंड फॉर नेक्स्ट half round will be equal to diagonal की स्पेलिंग सही लिखी मैंने, diagonal of square, and that would be equal to कितना होगा बेटा, √2 into side। क्या होता है बेटा diagonal of square, √2 into side, that would be equals to, या साइड इंटू √2 भी लिख सकते हो, दैट वुड बी 2 इंटू √2 इंटू 15। साइड कितनी थी, √2 इंटू 15, तो यू विल गेट कितना आ जाएगा बेटा आंसर, 15√2। समझ आया आशिता। सो बेटा आगे हमारे पास है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज।
स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास जो फिजिक्स में होती हैं, अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब उनके पास वैल्यू होती है, जैसे 2, 3, 4, 2.5, 3.5, ठीक है। जैसे टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, -195 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड है। 50 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर, 20 मीटर, 2 किलोमीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, ये सब क्या है? ये सब मैग्नीट्यूड है। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटे, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, ये अलग अलग तरह से हमारे पास क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड। इनकी जो नंबर्स होती है ये मैग्नीट्यूड माना जाता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर। टेम्परेचर को बोला मैंने कि टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। आप कभी क्या बोल पाते हो ऐसे कि भाई ये जो टेम्परेचर है ये रूम में ऊपर की तरफ है या साइड वाली दीवार की तरफ है? पूरे रूम का टेम्परेचर चारों तरफ का एक साथ है। इसी तरह से डेंसिटी, गाढ़ापन। अगर आपने एक दूध की डेंसिटी मेजर की है तो आप चाहे ऊपर से मेजर कीजिए चाहे नीचे से मेजर कीजिए सेम होगा। वाटर की डेंसिटी है, चाहे आप ऊपर से मेजर कीजिए चाहे नीचे से मेजर कीजिए सेम होगी। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। टेम्परेचर हो गया तुम्हारा। स्पीड, स्पीड दो तरह की चीज़ होती है। स्पीड में आप एक डायरेक्शन वाली स्पीड भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से या 600 किलोमीटर पर आवर से, मान लेते हैं 600 किलोमीटर पर आवर से कोई एक प्लेन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फिर वो स्पीड नहीं मानी जाएगी। वो क्या मानी जाएगी? वेलोसिटी। क्या मानी जाएगी? अगर आप कभी लेफ्ट मूव कर रहे हैं, कभी सीधे, कभी जिगजैग मूव कर रहे हैं आगे पीछे, जैसे फुटबॉल में घूम रहे हैं, खेलते हैं, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, तो आपकी क्या होगी? वो स्पीड होगी। क्या होगी? वो स्पीड। कि आप कितने मीटर पर सेकेंड या कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, या गाड़ी में भी अगर आपकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है या कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सर्कल, तो बताओ सर्कल में जब कोई एक ऑब्जेक्ट घूमता है तो आप देखते हो कि हर इंस्टेंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। यहाँ था अभी, फिर ऐसे चेंज हो रही है, हर एक इंस्टेंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम बोलेंगे कि सर्कुलर मोशन के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसकी स्पीड हर इंस्टेंटली चेंज हो रही है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो क्या माना जाएगा बेटा? उसकी स्केलर क्वांटिटी मानी जाएगी, यानी वो स्पीड मानी जाएगी, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं मानी जाएगी। अगर कोई प्लेन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसे सपोज करो, तो भाई उसकी डायरेक्शन हो गई, मान लेते हैं नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रहा है या साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है या ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में पर्टिकुलरली मूव कर रहा है, जब तक उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी उसकी वो वेलोसिटी मानी जाएगी। समझ आया? तो हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इसको बेहतर तरीके से आप जब समझोगे जब आपको ये पता होगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनकी डायरेक्शन होती है। जैसे फोर्स, फोर्स की बेटा एक डायरेक्शन होती है, फोर्स की एक डायरेक्शन होती है कि आपने किस तरफ फोर्स लगाई है, किस तरफ फोर्स लगाई है। मैंने बोला 5 न्यूटन फोर्स लगाई, तो आप सवाल कर सकते हो किस डायरेक्शन में लगाई, ऊपर से, नीचे से, साइड से, किस तरफ से लगाई, ठीक है? समझ आया? तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज फोर्स। फोर्स की एक डायरेक्शन होगी। इसी तरह से वेट, वेट वो फोर्स होती है, वेट भी एक तरह की फोर्स होती है जिससे अर्थ किसी एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। तो मान लेते हैं अर्थ पर कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो ये इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेगा। मान लेते कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो वो इसको ऐसे खींचेगा। मान लेते कोई यहाँ पर है तो इसको ये ऐसे खींचेगा। मान लेते कोई यहाँ पर है, तो हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ पर जिस भी डायरेक्शन में होगा, जहाँ भी होगा, वो सेंटर की तरफ करता है। समझ आया? मान लेते हैं अगर इंडिया यहाँ पर है और अमेरिका यहाँ पर है, तो अमेरिका के लिए आसमान ये है, उसकी बसें आपको उल्टी चलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन वो सेंटर की तरफ है तो उसके लिए तो आसमान ऐसे ही लगेगा। और अमेरिका के लिए हमारी बस ऐसा लगेगा कि वो हर चीज़ सेंटर की तरफ है। हाँ, ग्रेविटी उसको होल्ड करके रखती है। समझ आया? तो हम बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड है, साथ में डायरेक्शन भी है, सेंटर की तरफ। तो वेट क्या माना जाएगा बेटा? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सॉरी, इट विल बी कंसिडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा वेलोसिटी, जो मैंने बताया, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट स्पीड से के साथ साथ उसकी पर्टिकुलर स्पीड भी है और साथ साथ उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की भी एक डायरेक्शन होती है। एक्सेलरेशन यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी
विद डिवाइडेड बाय टाइम। खैर इसको भी हम लोग अभी पकड़ेंगे, लेकिन इसको समझ लो कि एक्सेलरेशन भी एक क्या होता है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हाँ अभी 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 बताएंगे क्या होता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, अभी आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, तो डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन होती है कि नहीं होती बताओ। आप कैसे भी मूव करके आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिला लिया, सीधा ऐसे जाना है। चाहे कोई ऑब्जेक्ट कितना भी घूम के आया, आपको उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को लेना है और मिला देना है। मान लेते हैं यहाँ से चला, ऐसे ऐसे घूम के आया सब जगह, यहाँ पर रुका, तो आपको इसकी डायरेक्शन हो गई कि भाई ये इसकी डायरेक्शन हो गई, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन हो गई। समझ आया? समझ आया? तो उसको हम बोलेंगे कि दैट वुड बी कंसिडर्ड एज डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे उसको बेटा? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन होती है, और अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं है। तो डिस्टेंस जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी। समझ आया? डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, उसके बाद डायरेक्शन साथ में मैग्नीट्यूड भी होगा। जैसे मैंने बोला कोई एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वो वेलोसिटी मानी जाएगी। कोई एक ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर कवर किया है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वो डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। कोई एक ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर कवर किया लेकिन किस डायरेक्शन में नहीं पता, तो वो डिस्टेंस माना जाएगा। समझ आया? अच्छा चलो ये समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो वेक्टर क्वांटिटीज, अच्छा वेक्टर क्वांटिटीज खाली यही नहीं होती है कि वो उनके पास मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन हो। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जिनके मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। तो इसके लिए क्या है कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन के रूल को फॉलो करती है। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं आपने 5 न्यूटन की फोर्स किसी एक डायरेक्शन में ऐसे लगाई, और आपने 5 न्यूटन की फोर्स वापस से ऐसे लगा दी, तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट जो होगा वो 0 होगा। कितना होगा? 0, क्योंकि आपने 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगाई, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन आपको माइनस में लेनी पड़ेगी। इसमें डायरेक्शन का खेल है। अगर आपने ए से बी, मान लेते अगर आपने ए से बी पॉजिटिव वैल्यू ली है, तो आपको अगर बी से ए लेना होगा तो आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी ही होगी, फिर आप उसको ऐड करेंगे। तो प्लस 5 न्यूटन में माइनस 5 न्यूटन ऐड करोगे तो यू विल गेट 0। अब ये तो हो गया सिंपल। मान लेते हैं आपने कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर 5 न्यूटन की फोर्स ऐसे लगाई और 5 न्यूटन की फोर्स ऐसे लगा दी, तो इसके रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? अगर 5 न्यूटन, तो देखो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझना, 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई है, 5 न्यूटन की फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगाई है। 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में, 5 न्यूटन की फोर्स ऊपर डायरेक्शन में लगाई है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने किसी एक बच्चे से बोला कि बेटा आप इसको इधर की तरफ खींचे इंस्टेंटली, और वो भी दोनों बच्चों ने साथ खींचना शुरू किया। तो बताइए ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा? ये रस्सी है, तो आप देखोगे कि ये ऐसे मूव करेगा सीधा, तो एक तो डायरेक्शन आ जाएगी इसकी कि इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इसी तरफ होगी, 100% इसी तरफ होगी। इसके अलावा ये किसी और डायरेक्शन में नहीं मूव। मान लेते हैं ये रस्सी है और यहाँ पर 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चे ने और दोनों बच्चों ने यहाँ पर इसको ऐसा अपने डायरेक्शन में खींचना शुरू किया, और इससे बॉल बंधी हुई है, तो ये आप देखोगे कि इस तरह के मोशन शो करेगी। जब तक ये रस्सी बिल्कुल स्ट्रेट ना हो जाए, जब तक ये इसी डायरेक्शन पर इसी पाथ को ट्रैक करती रहेगी। और ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जब ये आ जाएगी, यहाँ पर जब ये आ जाएगी तो ये रुक जाएगी, बॉल रुक जाएगी। तो फिर जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लगी उस तरफ ज़्यादा मूव करेगी। मूव तो ऐसे करेगी, लेकिन फिर ऐसे कर सकती है। अगर दोनों तरफ इक्वल नहीं हो, इसने ज़्यादा लगाई तो ये ऐसे मूव करेगी, इसने ज़्यादा लगाई तो फिर ये ऐसे मूव करेगी। समझ आया? अब सुनो मेरी बात। तो मान लेते हैं इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई कि एक तो इसकी डायरेक्शन होगी ही होगी कि इसी डायरेक्शन में ये आएगा। दूसरी चीज़, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा, किस लेवल का होगा? तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, जिसमें आपको समझाने के लिए, आपके लेवल के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही बताएंगे आपको कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² अंडर रूट प्लस 2ab cos थीटा। ये हम
कॉस थीटा बताएंगे अभी बताएंगे। कॉस थीटा की बस हम 2 ही वैल्यू बताएंगे, आपको ज़्यादा नहीं बतानी। तो ये नेट रिजल्टेंट आएगा किसी भी वेक्टर का निकालने के लिए। अब ये क्या चीज़ होती है, ज़रा ध्यान से समझना बेटा। मान लेते हैं हमारे पास पहली फोर्स है 5 न्यूटन, तो हमारे पास ए की वैल्यू होगी 5। दूसरी फोर्स है हमारे पास, मान लेते हैं दूसरी फोर्स हमारे पास है, अगली फोर्स भी हमारे पास 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है। क्या है बेटा, 5 न्यूटन है। ये भी 5 न्यूटन है और ये भी 5 न्यूटन है। तो इसमें बी की वैल्यू क्या होगी, 5 न्यूटन, 5। अब कॉस थीटा की वैल्यू बस आपको इतना याद रखना है कि कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 और कॉस 1 की वैल्यू होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। बस ये 2 वैल्यूज याद रखनी है आपको, इसके अलावा और कोई वैल्यूज याद रखनी नहीं, याद रखनी। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0। अब थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल, यानी दो जो फोर्सेस हैं उनके बीच में एंगल कितना है। और कॉस 180, एक और चीज समझो, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो अभी यहां पर समझना बेटा ध्यान से, इधर समझो। इट इज द एंगल बिटवीन द 2 फोर्सेस। अब मैं बोलूं कि बताओ इसका नेट रिजल्टेंट निकाल के बताओ कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना होगा। ये 2 फोर्स लग रही है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा। तो यू विल कैलकुलेट द वैल्यू अंडर रूट ऑफ, फार्मूला लगाओगे a² + b² + 2ab। ये तो फार्मूला आइडेंटिटी नहीं होती, a² + b² + 2ab बोलते हैं ना ब्रैकेट में, बस इसके आगे cos थीटा लगा हुआ है। तो अंडर रूट तो चल ही रहा है, a का स्क्वायर मतलब 25, मतलब 5 का स्क्वायर कर दो, b का स्क्वायर मतलब अगला 5 का स्क्वायर, प्लस 2 × 5 × 5। cos थीटा कितना बेटा, cos थीटा 2 फोर्सेस के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90। तो यहाँ लिख दोगे cos 90। अब बोलो बेटा अंडर रूट ऑफ, नहीं अभी पहले तो हाँ जब 0 होगा तब बताता हूँ कब होगा 0। ध्यान से समझो पहला बेटा ध्यान से समझना सब बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिखोगे 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, फिर अगले 5 का स्क्वायर फिर से 25। और बेटा देखो ये हमारे पास है 2 × 5 × 5 × cos 90 की वैल्यू कितनी लिखवाई है मैंने, 0। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 × 5 0, फिर ये 0 × 5 0, मतलब ये पूरा टर्म 0 से किसी 0 आ जाए तो 0, पूरा 0। ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ 0, ये इसलिए नहीं हुआ 0 क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन आ गया, बीच में प्लस आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 50। ये हमारे पास नेट रिजल्टेंट फोर्स आ गई है, यानी जो जिस फोर्स से ये जाएगा वो जो फोर्स होगी वो अंडर रूट ऑफ 50 होगी। अब अंडर रूट ऑफ 50 को क्या लिख सकते हो बेटा, आप ध्यान समझना, 5 × 5 × 2 ये लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 50 को। तो मैंने बताया था कि रूट से हम लोग क्या करते हैं, जो पेयर होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो एक 5 बाहर और अंडर रूट 2 अंदर, रूट 2 अंदर। तो 5√2 विल बी द आंसर या रिजल्टेंट होगा जिस फोर्स से ये ऐसे मूव करेगा। तो अगर किसी बच्चे ने 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, तो ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा वो 10 न्यूटन से नहीं मूव करेगा, किससे मूव करेगा, 5√2। किससे मूव करेगा, 5√2। अब इसी को हम लोग देखते हैं, ध्यान समझना। अभी पहले समझ लो। मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई है, ठीक है, और 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई है, तो कैंसिल आउट हो जाएगी इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे अगर मैं बोलूँ इन दोनों को जोड़ता हूँ तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो कि कैसे 0 आएगी। देखो 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में, 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं हम लोग अंडर रूट ऑफ फोर्स अगर हम लोग को निकालनी है तो फॉर्मूला लिखेंगे a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, कितना है cos थीटा। ये हमारे पास क्या आएगा, फोर्स की वैल्यू देगा, नेट फोर्स या जो भी कोई भी, जरूरी नहीं कि यहाँ पर फोर्स ही हो, ये वेलोसिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। आप ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बस हो गया। मान लेते हैं पहला हमारे पास जो पहली फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, a मान लेते हैं उसकी वैल्यू, तो 5 का स्क्वायर हो गया। दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में, उनका हो गया b की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, वो भी 5 ही मानेंगे हम लोग, प्लस 2 × a कितना है 5, दूसरा भी 5 × cos कितना होगा बेटा, बोलो cos 180 डिग्री। एक फोर्स ऐसे है, दूसरी फोर्स ऐसे है, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आपकी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एंगल कितना होगा, 0।
अगर आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई मूव कर रहा है तो कितना होगा 180। मान लेते कोई ऐसे मूव कर रहा है, दूसरा ऐसे मूव कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल 180। कोई ऐसे मूव कर रहा है, दूसरा भी ऐसे मूव कर रहा है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल 0। तो यहाँ पर कितना होगा एंगल 0, यहाँ पर कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितना लिखो 180। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था ये हो गया हमारे पास 25, 25 प्लस 25 प्लस ये कितना होगा बेटा 2 इंटू 5, ये भी 50 हो गया, इंटू 180 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, cos 180 इज इक्वल होता है -1, तो -1 करोगे, बोलो कितना रहेगा अंडर रूट ऑफ 50, फिर ये 50 इंटू -1 माइनस का 50, यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 0 जिसकी वैल्यू 0 आएगी। नहीं ये समझाना था बेटा, ये समझाना था। सवाल ये था, अब मेरा जो सवाल था वो आपसे ये था कि आपने देखा कि हम लोग जो वेक्टर एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन या वो एक रूल को फॉलो करता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर को जो हम लोग ऐड करते हैं न्यूमेरिकली ऐसे ऐड नहीं कर सकते कि 5 इस डायरेक्शन लग रही है तो ऊपर को 5 लग रही है तो दोनों का 10 कर दो, नहीं, उसको ऐड नहीं कर सकते। अब जैसे करंट है हमारे पास, करंट जो है उसके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। करंट ऑलवेज मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, करंट डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। मान लेते हैं 5 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और 5 एम्पियर का करंट ऊपर को ऐसे ऊपर से नीचे को आ रहा है ऐसे 5 एम्पियर। तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों को मिला करके आप 5√2 लिख दें, इन दोनों का मिला करके, और इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी नहीं होगी। आपका टर्मिनल ऐसे होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, लेकिन इसका एडिशन जो होगा वो 10 एम्पियर होगा। कितना होगा 10। टर्मिनल मतलब कोई भी पॉइंट, इससे पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव होता है पॉइंट, प्लग के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। तो उसका बेटा कितना होगा 10 एम्पियर होगा। जबकि फोर्सेस अगर ऐसे लगती 5 और सपोज कीजिए 5 ऐसे लग रही है तो इसका रिजल्टेंट आता 5√2, कितना आता, जबकि करंट का कितना आता है 10। तो करंट क्योंकि लॉ ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता, सिंपल रूल को फॉलो करता है, जैसे 5 + 5 10, जबकि वेक्टर ऐसे ऐड नहीं होते, वेक्टर्स ऐसे ऐड नहीं होते। कि अगर वेक्टर क्वांटिटी में 5 न्यूटन की फोर्स ऐसे लगा दी, हाँ ऐड हो जाएंगे अगर सेम हो तो, सेम डायरेक्शन में हो तो 5 न्यूटन फोर्स ऐसे, 5 न्यूटन की फोर्स ऐसे तो 10 हो जाएगी सेम डायरेक्शन में है तो। लेकिन 5 न्यूटन की फोर्स हॉरिजॉन्टल है, 5 न्यूटन की फोर्स वर्टिकल है, तो दोनों का रिजल्टेंट बनेगा 5√2 न्यूटन, 10 नहीं होगा वो। तो उन दोनों को आप वेक्टरली ऐड करोगे, यू कैन नॉट ऐड दिस लाइक आप जैसे ऐड करते हो 5 + 5 10। लेकिन करंट के अंदर ये नॉर्मली ऐड होता है, करंट नॉर्मली ऐड 5 एम्पियर ऐसा है, 5 एम्पियर ऐसा है, मिलकर कितना बनेगा 10 एम्पियर। तो करंट क्योंकि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, दैट्स व्हाई इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, but it does not follow the law of parallelogram. That's why it is not considered to be as vector quantity. It will be considered as scalar quantity. समझ आया बेटा, अशिता समझ आया बेटा। तो अभी अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में क्या हमारा डिफरेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं डिस्टेंस और डिफरेंस इसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक तो बेटा जी देखो, एक तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका कोई मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं होती। जबकि डिस्प्लेसमेंट आप देखते हो, डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है, होती है। कैसे होती है कि भाई आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा, ए से बी पर गए आप, तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा आप किधर भी घूम के आइए, आपका फर्स्ट और फाइनल पोजीशन यानी फिक्स होगा, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी उसका वहाँ तक पहुँचने के लिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हमेशा डायरेक्शन होती है, तो ये हो गया। उसके बाद है इट कैन बी अ ग्रेटर और वैल्यू इक्वल टू 0। डिस्टेंस की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से ज़्यादा हो सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 0, अगर चल के आया तो कितना हुआ 0 से ज़्यादा। लेकिन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, डिस्टेंस कैन बी नेवर इन नेगेटिव। जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अगर नहीं चला तो 0, अगर 5 मीटर ऐसे गया तो पॉजिटिव, 5 मीटर ऐसे गया और 10 मीटर पीछे को आया तो -5। 5 मीटर ऐसे गया फिर 10 मीटर ऐसे आया पीछे अपने ही पाथ पर, तो कितना आ जाएगा -5। तो इट कैन बी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0। समझ आया? तो
अब उसके बाद हमारे पास है दसा यूनिट ऑफ मीटर, दोनों की यूनिट जो है वो मीटर ही है। एक्चुअली में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी तो एक मीटर में मेजर करोगे ना, लेंथ तो ऐसा तो नहीं लीटर में मेजर करने लग जाओगे, किलोग्राम में मेजर कर लोगे। तो दोनों का डिस्टेंस कितना होगा बेटा जी, बोलो मीटर होगा। यूनिट कितनी होगी, मीटर होगी। एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। समझ आया? Yes. कोई डाउट इसमें? नो। आगे चलें? Yes. चलो। अरे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर ये एथलीट वाला क्वेश्चन हमने जो भी किया था पीछे वो ये रहा, सॉल्व हुआ हुआ पूरा पीपीटी पे, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और ये पूरा सॉल्यूशन है उसका। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको समझना है ध्यान से कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि कितना डिस्टेंस बेटा ट्रेवल्ड किया गया है, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और इसमें गिवन है कि बड़ा वाला जो सर्कल है ये वाला, ये इसमें दो सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल ये रहा, फिर उसके बाद एक छोटा सेमी सर्कल इसके अंदर, और फिर एक सेमी सर्कल ये रहा। इस तरह से ये फिगर है। तो बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 28 मीटर। कितना है, 28 मीटर। 28 मीटर। तो रेडियस कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, बोलो 14 मीटर। अब 14 मीटर जो डायमीटर है वो किसके लिए है, सॉरी रेडियस है, वो बड़े वाले सर्कल के लिए 14 जो है वो रेडियस है। बड़े वाले के लिए 14 जो है वो रेडियस है, ठीक है, समझ आया? यानी इस वाले के लिए ये रेडियस है 14। लेकिन आप देखोगे दो छोटे सर्कल, ये 14 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 14 होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 14 है। तो जो दो छोटे वाले हैं हमारे पास, दो छोटे सेमी सर्कल, उनके लिए 14 जो है वो डायमीटर है। तो बोलो रेडियस कितना होगा उनके लिए, 7। तो यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, और यहाँ से इस वाले के लिए भी ये 7 होगा। तो फटाफट से एक सेमी सर्कल ये रहा जिसका डायमीटर, जिसका रेडियस कितना है 14, एक सेमी सर्कल ये रहा जिसका रेडियस कितना है 7, और एक सेमी सर्कल ये रहा जिसका रेडियस कितना है 7। फटाफट से डिस्टेंस निकाल के बताइए, अगर वो ऑब्जेक्ट ऐसे चला और वापस अपनी ए ही पोजीशन पर आ गया है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास गिवन है कि भाई एक जो सेमी सर्कल है, ठीक है, बड़ा वाला, उसका रेडियस कितना है 14, ठीक है। तो ये हमारे पास 14 है, रेडियस 14। तो इसका कितना आएगा बेटा, तो डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे, एक तो आएगा पाई कैपिटल आर, मैं मान लेता हूँ आर, पाई आर, ठीक है, प्लस 2 इंटू, दो सेमी सर्किल है, एक सेमी सर्किल ये रहा और एक सेमी सर्किल ये रहा, तो दोनों का रेडियस तो सेम है, 7 7, इसका 7 है तो इसका भी 7 है। तो हम लोग दो सेम है तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू पाई आर, इसको स्मॉल आर लिख देता हूँ, पाई स्मॉल आर, वेयर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 14, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 7। यहाँ पर आप दो बार पाई आर इसका फिर इसका पाई आर लिखते से अच्छा दोनों सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो कितना रहेगा, पाई आप कितना आएगा, पाई इंटू 14, 22/7 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7, कितना आएगा बेटा, ये कट करो कितना आएगा 2 7, और ये कितना आएगा 7 7 कितना आएगा 44 प्लस 44 बेटा कितना आया बोलो 88 मीटर, ठीक है। कॉपी किया,